विधानसभा में जिस सदन में आप रहती हैं, वहाँ पर एक से एक बड़े मंत्री हैं, एक से एक बड़े नेता हैं, जिनका दशकों का अनुभव है। अपनी बात रखने में या अपने मुद्दों को रखने में कहीं किसी प्रकार की कोई झिझक, कोई डर लगता है? स्वाभाविक है। कई ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नियों को शराब पीने के लिए उन 1000 रुपयों की माँग करते हैं और जब वो नहीं देती हैं तो प्रताड़ना करते हैं। उसको कैसे डील करेंगी आप? क्योंकि ये कंप्लेंट्स तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके पास भी बहुत आती होंगी। डीपीआर की जो महतारी वंदन योजना से के हितग्राहियों की जो लिस्ट आई थी पहले और जो अभी हाल ही में जो लिस्ट जारी हुई उसमें 2 लाख हितग्राहियों के नाम कटे हुए हैं। उनके नाम कटे हुए नहीं हैं। कई मौकों पर आप पहले भी कह चुके हैं कि महतारी वंदन योजना का जो पोर्टल है वो वापस से खुलेगा और ये सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब खुलेगा। भाजपा जो ये पैसा बांट रही है इससे न सिर्फ सरकार पर बोझ बढ़ रहा है बल्कि जनता के जो टैक्स का पैसा है वो भी लोगों को एक वर्ग को फ्री में मिल जा रहा है। इस पर आपका क्या टेक है? आप इसे किस तरीके से? विपक्ष पहले ये नहीं सोचा कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई उससे पहले घोषणा किए थे कि हम महिलाओं को 500 रुपए देंगे। अगर हम घोषणा पूरा ना करें तो भी इनके पेट में दर्द, हम घोषणा पूरा करें तो भी इनके पेट में दर्द, हम करें तो करें क्या। आंगनबाड़ी को लेकर आपने बहुत सारी बातें हमें बताई। अभी हाई कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है कि खासकर रायगढ़ और बिलासपुर के जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनकी स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदहाल है। देखिए, लापरवाही मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भी रहती है। अब बैठक नहीं होने की वजह से, बैठक होता होगा नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोढ़ियापन अभी भी देखने को मिलते होंगे जो अपने क्षेत्र में नहीं जा पाते हों। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 डिजिटल का ये खास कार्यक्रम माइंड समिट, जहां सरकार के 2 साल पूरे होने पर हम सरकार के जिम्मेदारों से ही उनके 2 साल का लेखा जोखा जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक और बेहद ही खास मेहमान अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि आप बहुत ही साधारण घर परिवार से आती हैं और चूल्हे चौके से जब आप अचानक से इतने आलीशान, इतने लैविश शासकीय भवन में जब आप गई, तो क्या फीलिंग थी? ऐसा लगा कि भाई मैंने कुछ वाकई में अचीव कर लिया है या ये था कि पुराने घर की याद आती है, वही ठीक था? क्या फीलिंग थी? क्योंकि वो बेहद ही आलीशान घर हैं जो अब बने हैं और आप बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से रही हैं शुरू से। देखिए, थोड़ा सा तो मुझे ऐसा लगता कि चूल्हा चौकिया से निकली हुई महिला एक जनपद सदस्य का प्रतिनिधित्व करते, एक जिला पंचायत सदस्य का प्रतिनिधित्व करते हुए अगर विधानसभा के प्रतिनिधित्व करते तक तो ठीक है कि अपनी विधानसभा में, लेकिन जिम्मेदारी इतनी बड़ी कि आज छत्तीसगढ़ का नेतृत्व वो भी कैबिनेट मंत्री के रूप में, तो थोड़ा सा चमत्कार जैसा तो है। लेकिन मुझे इस पद पे कभी घमंड नहीं हुआ कि आज मैं इतनी बड़ी पद में हूँ तो मुझसे बेटर कोई है नहीं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे इसमें थोड़ी सी भी घमंड ना अभी है ना पहले होगी। रही बात मेरे लिए तो जैसा आपने कहा कि अ, घर की बात कि आलिशान बंगला, तो थोड़ा-सा तो सोचना आज भी हम सोचते हैं कि अ, देखो ईश्वर के साथ-साथ उस क्षेत्र जिन्होंने मुझे अपने विधानसभा में, भटगांव विधानसभा में जिता के यहाँ तक भेजे। बंगला अगर बात करते हैं कितने बड़े घर की बात, तो थोड़ा-सा लगता है कि देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई और सभी के आशीर्वाद से पहुँची। शायद ये संभव कभी नहीं हो पाता कि हम इतने बड़े आवास में कभी रह पाते, या ये भी बात पे कि जब हम पहले रायपुर आया करते थे, तो रायपुर आने के दौरान हम ठिकाना ढूँढते थे कि हमारा ठिकाना कहाँ होगा, पता नहीं हम कहाँ ठहरेंगे या कहाँ पे भोजन करेंगे, कैसा भोजन हमें मिलेगा। हालाँकि भोजन की बात तो की हम एकदम अ, तेल से सना हुआ चीज़ पसंद तो करते नहीं हैं। हम लोग एकदम सिंपल भोजन ही पसंद करते हैं, पहले भी और आज भी।
तो थोड़ा-सा लगता है कि नहीं, देखो ईश्वर की देन कि आज हमें इतनी बड़े अ, आवास में आज रहने को मिल रहा है। तो थोड़ा-सा ये लगता है कि नहीं, शायद कहाँ का अ, पुण्य हमें आज मिला हुआ है, तो ये थोड़ा-सा लगता है हमें। मेरे पिताजी कहते हैं कि प्रारब्ध होते हैं लोगों के और वो प्रारब्ध ही उन्हें इस जगह तक पहुंचाते हैं। जी, बिल्कुल। आपने वो दौर की बात की जब आप रायपुर आया करती थी और आपको ये नहीं पता होता था कि कहाँ रहेंगे, भाई कहाँ खाएंगे। किस दौर की बात है और किस वक्त ये स्ट्रगल का फेज आपने देखा था? देखिए जब मैं इस फील्ड में आई, तो पहले तो जनपद सदस्य थी 2015 से 20 तक, और जनपद सदस्य के दौरान क्या उम्र रही होगी उस दौरान आपकी? अब अभी 33 स्टार्ट हुआ है, गिन लीजिए। बचपन से ही राजनीति में? जी। 23, 23 साल की 22, उम्र, 22, 23, 22 साल की हाँ। उम्र में। तो जब आते थे तो सभी चीज़ की प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग हम लोग हैं, और थोड़े से अभाव पैसे की भी रहती थी। ट्रेन में धक्का मुक्का खाते हुए यहाँ तक पहुँचे थे, क्योंकि मुझे सब अजीब लगता था। मैं सिर्फ चूल्हा चौकिया तक ही सीमित थी। मैं आज भी अगर बात बोलूँ, तो आज भी मैं अपने ज़िले के उन स्थानों पे नहीं घूम पाई हूँ, या मैं पहले भी नहीं घूमी थी, जहाँ मुझे देखना चाहिए कि हमारे ज़िले में क्या-क्या है। अभी बहुत सारे स्थानों पे गई नहीं हूँ मैं। तो सीमित सिर्फ चूल्हा चौकिया तक था, और इतनी बड़ी उपलब्धि आज हर जगह को देखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, सुनने को भी मिल रहा है। धक्का मुक्का खाते हुए आते थे, आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आज बेकायदा बोगी जब ट्रेन में आते हैं तो अ, आराम से आते हैं। तो वो दौर, सारी सुख सुविधाएं रहती है, सब कुछ रहता हाँ, है। वो दौर याद आता है कि देखो पहले क्या थे, क्या हुए। लेकिन इस बात से संतुष्ट हैं कि पहले फ़र्क थोड़ा-सा दिखेगा, लेकिन घमंड अभी तक नहीं आया मुझे। और ये डर लगता है कि कहीं ये सब वापस खो ना जाए या मैं नहीं, वापस उस दौर में ना नहीं, चली जाऊं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जनता का दिया हुआ चीज़ है मेरे पास, ईश्वर का दिया हुआ चीज़ है मेरे पास। अगर कल के दिन नहीं भी रहता है, तो मुझे इस बात की अफ़सोस नहीं होगी कि आज मुझे जो सुख-सुविधा मिल रहे हैं, वो कल नहीं मिलेंगे। मैं उस चीज़ पे भी अपने आप को तैयार करके तैयार रखें। करके रखी हूँ। इतने आगे भी नहीं बढ़ी हूँ कि मुझे फिर वही जगह पे आने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा, या मैं अपने आप में गिल्टी फ़ील करूँगी। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल वो नहीं करके रखी हूँ। विधानसभा में जिस सदन में आप रहती हैं, वहाँ पर एक से एक बड़े मंत्री हैं, एक से एक बड़े नेता हैं, जिनका दशकों का अनुभव है। और इस बीच एक 1992 में जन्मी एक ऐसी नेता, महिला नेत्री पहुँचती हैं, जो शायद उनके मुकाबले उनका एक्सपीरियंस शायद बहुत कम रहेगा। तो अपनी बात रखने में या अपने मुद्दों को रखने में कहीं किसी प्रकार की कोई झिझक, कोई डर लगता है, या ऐसा रहता है कि सपोर्ट पूरा रहेगा, चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे पक्ष के नेता? देखिए, अब ऐसा स्थान ही है कि डर तो स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ ऐसे अनुभवी लोग हैं जो कई वर्षों से उस जगह को देखते सुनते और वहाँ का काम को बखूबी निभाते आ रहे हैं। सदन की बात है तो अ, शायद विधायक रहती तो शायद ये दौर नहीं देखना पड़ता, लेकिन मंत्री हूँ तो जिम्मेदारी है, और कोई विधायक अगर प्रश्न करता है तो उत्तर तो देना है। लेकिन इस चीज़ से भी संतुष्ट हूँ कि नई हूँ, और हमारे स्पीकर साहब का भी और बाकी पक्ष विपक्ष का भी सहयोग प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये भरपूर नहीं है कि सहयोग प्राप्त होता है तो मैं अपने विभाग को अच्छे से जानूँ नहीं या तैयारी नहीं करूँ। शुरू में दिक्कत होता था, लेकिन अब प्रयास है कि जो क्वेश्चन करेगा उसको फराटेदार जवाब दे सकूँ, ये प्रयास है। सबसे ज़्यादा तीखी नोक-झोंक किसके साथ होती है? कौन से नेता आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेके कहते हैं कि भाई, मतलब फराटेदार जवाब देने के लिए उत्सुकता कौन से नेता के लिए रहती है कि भाई इनको तो जवाब देना है भाई कि मैंने क्या नहीं, काम किया है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे जिस बात की नॉलेज है उसको बहुत अच्छे से रख लेती। हुँ। और विधानसभा में सबसे फ़ेवरेट नेता जिसका जिसका साथ हमेशा आपके साथ रहता है कि भाई
कोई भी छोटी चीज़, बड़ी चीज़, देखिए क्या है, विधानसभा में बहुत सारे टेक्निकल काम होते होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद आपके समझ में उस टाइम पे नहीं आती होगी, तो उसको सपोर्ट देने के लिए कोई फेवरेट नेता जिनका आप नाम लेंगी कि इनका साथ हमेशा रहता है? देखिए हालाँकि सभी के साथ रहता है, लेकिन इसमें ख़ासकर स्पीकर साहब का भी ज़्यादा सपोर्ट रहता है। हमारे जो विधायकगण हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं हमें। घर से कैसा सपोर्ट रहा? देखिए, आपने बता दिया कि विधायक बनने के बाद मंत्री बनने का जो ये सिलसिला था, शायद ये आपने भी कभी अपने लिए नहीं सोचा था। लेकिन इस बीच एक सक्सेसफुल महिला के पीछे उसके पूरे परिवार का हाथ होता है और घर परिवार का सपोर्ट। और मैं कहीं सुन भी रहा था कि आपने सास-ससुर से संबंधों को लेकर भी आपने कुछ बातें कही थी। बहुत सारा आपने बताया था कि भाई आज की बहुओं को किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से अपने सास-ससुर का आदर करना चाहिए। क्या आइडिया है, क्या फ़िलॉसफ़ी है? आपके घर में कितना सपोर्ट रहा? शुरू से ही बहुत रहा है। जब जनप्रतिनिधि जनपद सदस्य के रूप में मैं चुन के आई थी, तो क्योंकि काम परिवार ऐसा है कि कृषि से संबंधित मतलब कृषि परिवार ही है। घर के कामों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जब प्रतिनिधि बनते हैं तो त्याग करना भी पड़ता है। हो सकता कि अगर हम बैठक में गए हैं या क्षेत्र में गए हैं, तो घर के काम प्रभावित हो रहा है, क्योंकि मज़दूर तो बहुत कम ही लगाते हैं, सब खुद से करना होता है। तो परिवार साथ दिया है, लेकिन वहाँ से जो डाँट फटकार भी जो मिले हैं ना, वो हमें प्रेरणा देते हैं आगे को तय करने के लिए, कि वो दिन हमें भी देखने को मिलेगा कि जब हम भी किसी के सास बनेंगे, तो हम भी अपने बहू को डाँटेंगे, वो भी उनको सिखाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है उनका डाँट हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप में काम आता है। मतलब इंसान चाहे मंत्री ही क्यों ना बन जाए, सास-ससुर से डाँट पड़ना तय है। बिल्कुल, क्योंकि वो सिखाते हमारे जीवन के लिए हमें सिखाते हैं। तो दौर तो थोड़ा-सा इसलिए अगर स्पष्ट जाऊँ इस बातों पे तो जनपद सदस्य बनने के बाद मैं फील्ड में जाती थी, क्योंकि मेरी एक जेठानी हैं। मेरे 1 भतीजा, 2 भतीजी हैं। मेरे उस टाइम तो 1 ही बेटा था, अभी 2 हो गए हैं, 2 बेटे हैं। तो बड़ा बेटा थोड़ा-सा माइंड से स्लो है और क्योंकि घर के काम-काजों में थोड़ा-सा दिक्कत रहता था, क्योंकि हमारे घर में बकरी भी है, हमारे घर में भैंस भी है, हमारे घर में खेती करने भी जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति सब कुछ अगर मज़दूर नहीं है, तो एक व्यक्ति हर कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। वो चाहे गाय चराने जाए, भैंस चराने जाए, चाहे वो बकरी चराने जाए, चाहे फिर वो आके फिर घर का काम करे। हालाँकि करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उम्मीदें रहते हैं सास-ससुर को कि 2 देवरानी-जेठानी हैं, तो एक घर का काम करे, एक बाहर के काम करने के लिए जाएँ। तो जब मैं घर का काम करके जाती थी, आने में देरी होता था, जेठानी आती थी, खाना तो बनाती थी, लेकिन फिर भी सास का रहता कि एक ही जन को हम बाहर क्यों दें? दूसरी भी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ख़ासकर ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि अगर फील्ड में जा रहे हैं, तो दायित्व तो मिला है तो उसको निभाना पड़ेगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा लगता है कि आज भी लोगों की मतलब कहीं-कहीं लोगों की अभी भी मानसिकता बनी हुई है कि घर से निकलना मतलब घूमने जाना। बिल्कुल, सही बात है। हाँ, हम किस काम को लेके जा रहे हैं ये नहीं, घर से निकलना मतलब और वहाँ घूमने कितनी जाना। परेशानियाँ आएँगी, ये भी कोई उतना अच्छे से हाँ, नहीं समझ पाता। क्योंकि उनको क्षेत्र को बना के रखना, क्षेत्र की बातों को समझना, उनके कार्यों को हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, मतलब प्रतिनिधित्व करना छोटी-मोटी बात नहीं होती है। वो अपने आप में एक शायद मुझे लगता है गलत शब्द हो, लेकिन टेंशन का काम इसमें थोड़ा-सा रहता है कि हम कितना उनके लिए काम कर पा रहे हैं, तो ये रहता है। तो सासू माँ डाँटती थी मुझे कि घर का काम करी, बाहर का काम करी, मन घूम ही, ऐसे असर बुझा हमें। लेकिन सुन के कभी मेरे हस्बैंड जी इस बात को नहीं बोले। कभी-कभी किसी चीज़ पे घर पे अच्छे से काम नहीं हो पाता था, तो सासू माँ डाँटती भी थी। लेकिन एक तरफ़ा मेरे हस्बैंड जी मुझे सिखाते थे कि कोई बात नहीं, सुन लो, चुप रहना, ज़ुबान नहीं हुँ, लड़ाना। हुँ, हुँ, हुँ। ज़ुबान लड़ाना मत सीखना। तो पति का प्यार मिलता था, तो कभी मैं ज़ुबान भी नहीं लड़ाई, कभी बहस भी नहीं की। थोड़ा बहुत नोक-झोंक हो जाता, लेकिन ऐसा कि नहीं कि हम अलग हो जाएँ
या हम सासू माँ से मुंह मोड़ लें, ससुर से बात करना छोड़ दें या जेठानी से बात करना छोड़ दें, ऐसा नहीं। सुन लेते थे थोड़ा देर के लिए, लेकिन कुछ पल के बाद फिर बातचीत नॉर्मल हो जाते थे हमारे। ये तो शादी के बाद की जो बातें हैं वो हुई। शादी के पहले की ज़रा आप अपनी जीवन की कहानी बताइए कि भाई स्कूल में आप किस प्रकार की बच्ची थी? पढ़ाकू बच्ची थी या बदमाश थी? कैसा आपका उसके पहले का जीवन था? स्ट्रगल वाला जीवन था या परिवार से उस टाइम पे समृद्ध थी शादी से पहले? क्या नहीं कहानी है? देखिए, शादी से पहले क्योंकि ससुराल पक्ष भी एचसीएल मेरे ससुर जी थे। अ, मिस्टर जी भी जॉब करते थे पंचायत सचिव के रूप में। लेकिन फिर भी एक संयुक्त परिवार को समेटना थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है आर्थिक रूप से। मायका भी मेरे पिताजी हम लोग खासकर बाबू बोलते हैं अपने पिताजी को, बाबू। तो एचसीएल वर्कर थे, घर को सँभालते थे, कुछ पैसे गाँव में देते थे खेती-बाड़ी करने के लिए। लेकिन मायके का रहना, ससुराल का रहना अलग चीज़ हो जाते हैं। मायके में जो लाड प्यार दुलार मिलता है, जो चीज़ें मिलती हैं ससुराल में नहीं मिल पाते हैं। लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छा रहा। ये था कि शादी से पहले बहुत सारा चीज़ को सीखी। नहीं, शादी के बाद। शादी से पहले कुछ भी नहीं आता था। मुझे यहाँ तक कि खाना बनाने नहीं आता था, यहाँ तक कि रोपा लगाने नहीं आता था, यहाँ तक कि धान काटने नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। मैं जब ससुराल में गई तो शुरू से घर की लाडली बेटी हाँ, शादी के नहीं पहले। क्योंकि एचसीएल वर्कर थे तो कॉलोनी में रहते थे। कभी खेत हम गए नहीं, कभी वैसा काम किए नहीं। स्कूल जाने से पहले पापा का ड्यूटी तो खाना बन गया रहता था। स्कूल आने के बाद पापा जी आ जाते थे, मेरे बाबू आ जाते थे, तो उस टाइम भी खाना बन जाता था। तो खाना बनाने का भी नौबत नहीं। थोड़ी-सी पढ़ाई में कोढ़िया तो थी मैं क्योंकि ऐसा परिवेश नहीं था जहाँ ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई में रुचि दिखा सकें। घर का परिवेश भी थोड़ा-सा ऐसा था। स्कूल छोड़ तो के घूमने-वूमने नहीं, जाते? नहीं, घूमने तो नहीं। स्कूल में बदमाश भी मैं अपने आप को बोल सकती हूँ, बदमाश भी नहीं थी। एकदम शांत रहती थी। अपने 2-4 फ्रेंड थे, उनके साथ रहना-बैठना होता था और वो आपके हर व्यवहार में अभी भी दिखता है। ऐसा कुछ बाकी हरकत नहीं रहता था, लेकिन जो सब सीख गए। हाँ, सब सीख गए, शादी सब के सीख बाद गए, सब सीख हाँ। गए। जिस विभाग को आप रिप्रेजेंट करती हैं, महतारी वंदन योजना उसी विभाग के अंतर्गत आता है और उसी विभाग के चलते, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तो उसी योजना के चलते आपकी सरकार जो है वो शायद अस्तित्व में आई और आज इसी को सरकार फ्लैगशिप योजना मानती है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये काम है, दायित्व है। बहुत सारे आपको इसकी सक्सेस स्टोरीज भी सुनने को मिलती होगी। हम इसको जिस तरीके से बतौर पत्रकार देखते हैं कि भाई इतनी महिलाओं को या इस संख्या की महिलाओं को लाभ मिला, लेकिन महतारी वंदन योजना के शुरू होने के बाद और महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचने के बाद कोई ऐसी एक आपको किसी महिला की स्टोरी अगर सुनने या जानने को मिली हो कि भाई इनका तो जीवन ही बदल गया, कोई ऐसी स्पेसिफिक कहानी है जो आपको इमोशनल रूप से बहुत ज़्यादा उसने आपको बहुत वो किया? अ, पहले तो आप एक बात बोले कि सरकार अगर आई है तो इसी योजना की वजह से आई है, इसका अस्तित्व जो। एक बात और इस बात में कहना चाहूँगी कि 5 साल जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, कांग्रेस की सरकार से पूरी जनता जनार्दन उग गई थी। इतनी परेशानियां बढ़ गई थी, घोषणाएं समय पे नहीं पूरे कर पाए। 5 साल पूरा होते होते में कुछ लोगों को लाभ मिल पाए, तो स्वाभाविक था कि सरकार तो बदलेगी ही। और इसी में हमारे घोषणा पत्र में महतारी वंदन आ गए, बकाया बोनस आ गए, प्रधानमंत्री आवास आ गए। तो सरकार से अपेक्षा तो थी, जो 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में हमारा प्रदेश फला फूला, लेकिन वही अगर देखें तो 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट में क्या हुआ अब सबसे छिपी हुई नहीं है। वही विश्वास 15 साल जो जनता जताई हुई थी, पुनः उस विश्वास को स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आना बहुत जरूरी था।
नहीं, लेकिन मेरा सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। वो बताइए कि कोई स्पेसिफिक स्टोरी अगर किसी महिला के आप महतारी तक पहुंची। वाकई आज हम कहीं जाते हैं क्षेत्र में, क्योंकि वो भी बताना जरूरी था। हाँ, नहीं नहीं, मैं मानता हूँ। वो भी बताना जरूरी था, इसलिए ये महतारी वंदन योजना, अब उदाहरण तो मुझे मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन अपने ही उदाहरण में अगर बताऊं तो मैं मिडिल परिवार की थी, और 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये गुल्लक में रखना, उसको ज़्यादा मात्रा में एकत्रित करना, ये महिलाओं की खासियत रहती है। महिलाएं इंतजार करती थी कि अपने पति का शर्ट पैंट धोऊं तो शायद उसमें से कुछ हमारे लिए खर्चा निकल आए, तो उसमें से 10, 20, 50, 100, 200 रखाया था। वो घर के स्टोर के लिए, मतलब घर को चलाने के लिए महिलाएं रखने का काम, ये काम मैं स्वयं की हूँ, ये काम मैं स्वयं की हूँ। अब तो फिलहाल सभी के आशीर्वाद से मंत्री हूँ, लेकिन 1000 का महत्व तो मुझे पता है कि आज महिलाओं के जीवन में कितना परिवर्तन आया है 1000 रुपये से। आज एक बड़ा उदाहरण देती हूँ, हमारे ही राज्य का रायगढ़ जिला संभवतः, शायद मैं अगर सही बता पा रही हूँ तो शायद 1000 रुपये जो उस गांव की महिलाएं हैं, उस गांव की महिलाएं 1000 रुपये को एकत्रित करके मंदिर बनवा रही हैं। परिवर्तन नहीं है तो क्या है? ठीक बात। पहली महिलाएं पुरुषों से मांगती थी, अपने पति से मांगते थे। आज मेरे पास फोन आता है पति लोगों का कि महतारी वंदन योजना का पोर्टल कब खुलेगा, या महतारी वंदन योजना का लाभ इस महीने नहीं मिल पाया है तो क्यों नहीं मिल पाया है? क्योंकि अब हमारे पुरुष प्रधान जो है वो महिलाओं पर डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे विषय आते भी हैं कि दीदी अब तो पहले तो हमरे अपन घरदार जग मांगत रहे हैं, लेकिन अब ऐसा हो गई कि 1000 का इंतजार अब करत रहते हैं कि कब हमार खाता में आए, तो पुरुष मांग के वो 1000 रुपये ला, 100 रुपये, 200 रुपये, तो पेट्रोल डीजल डलवा के अपन दिन का खर्चा लेके हमार जग जाते हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? बहुत सही बात आपने कही कि ये आजकल पुरुष महिलाओं पर डिपेंडेंट हो गए हैं, और आपको बिल्कुल ये सही बात है कि कॉल करते होंगे कि भाई 1000 रुपये कब आएंगे और ये। लेकिन इससे जुड़ी एक और चीज़ है जो सामाजिक रूप से हमें देखने को मिलती है और कई बार खबरों में भी आती है कि पति जो है, अब क्योंकि आपने इस मेथोडोलॉजी को अपनाया है कि डायरेक्ट जो है वो खाते में जाएगा, महिला के खाते में जाएगा, वो किसी वाया वो किसी के थ्रू नहीं जाएगा महिला के पास पैसा। अब वो जब 1000 रुपये किसी महिला के खाते में पहुंचता है तो कई ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नियों को शराब पीने के लिए उन 1000 रुपयों की मांग करते हैं, और जब वो नहीं देती हैं तो प्रताड़ना करते हैं। एक बैंक में मैं गया था, ये मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है, और वहाँ पर कुछ महिलाएं आई हुई थी और उन्होंने कहा कि यार इस खाते को प्लीज़ बदलवा दो, क्योंकि ये पता है कि इसमें पैसा आता है, तो इसको बदलवा दो, हमारे पतियों को पता है वो पैसा निकाल लेते हैं या इसकी शराब पी जाते हैं। उसको कैसे डील करेंगे आप? क्योंकि ये कंप्लेंट्स तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके पास भी बहुत आती होंगी, इसको कैसे सही किया जाए? देखिए, अब कुछ विषय ऐसे जो होते हैं, अब 1000 का इंतजार तो पति करते हैं, लेकिन किस चीज़ के लिए उपयोग करते हैं ये भी अपने व्यक्ति स्वार्थ के लिए करते हैं, या इसको कहेंगे कि घर के स्वार्थ के लिए करते हैं। घर के स्वार्थ में ये हो जाएंगे कि 1000 में राशन पानी का हम उपयोग कर लें, 1000 में बच्चों का कहीं पे 100-200 रुपये रुका हुआ है, या बच्चों की मिठाई के लिए या बच्चों के स्कूल के लिए, ये सब काम है। अब महतारी वंदन योजना का लाभ लेना है, महिलाओं के खाते में डालना है, तो महिलाओं इससे कैसे दूर हो सकती हैं बताइए ना? पुरुष के खाते में आ नहीं सकता, आएगा तो महिलाओं के खाते में ही आएगा। तो मैं तो मानती हूँ कि 1000 रुपये जो ऐसे जो विषय हैं जो पुरुष स्वयं निकाल के उसका उपयोग अकेले व्यक्ति के लिए करते हैं, महिलाओं को कुछ ऐसा भी करना चाहिए
कि अगर उन्हें संशय है कि मेरा 1000 रुपये नहीं बच पाता है, वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए खर्च हो जाते हैं, तो उस 1000 रुपये का बीमा करवा लेना चाहिए। वो डायरेक्ट पैसा आया, वो कट गया, स्टोर होगा बच्चे के भविष्य के लिए, या कहना चाहिए कि परिवार को एक संजोने के लिए, तो उसको बीमा करवा के रख लेना चाहिए। फिर वो किसी के हाथ में किसी के हाथ में नहीं जाएगा। बहुत सही आइडिया आपने दिया है। आप अगर महिलाएं सुन रही हों तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अगर आप लोग को आपके पति इस चीज़ को लेकर प्रताड़ित करते हैं तो बीमा करवा लीजिए। बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया। एक और बात निकल कर सामने आई, डीपीआर की जो महतारी वंदन योजना से के हितग्राहियों की जो लिस्ट आई थी पहले, और जो अभी हाल ही में जो लिस्ट जारी हुई, उसमें 2 लाख हितग्राहियों के नाम कटे हुए हैं। ऐसा क्यों, क्या उसमें वो है? देखिए, इसमें महतारियों के जो महतारी वंदन योजना के जो हितग्राही हैं, उनके नाम कटे हुए नहीं हैं। कुछ कटे हुए होंगे, कुछ कमी आई होंगी। कमी इसलिए भी आए होंगे कि क्योंकि हम अभी पोर्टल खोले नहीं हैं। पहले जो जितने लोगों को मिल रहा था, उतने ही लोगों का भी नाम अंकित है, लेकिन इसमें बहुत सारी महिलाएं डेथ की हैं, इसलिए नाम कटे हैं। कुछ ऐसे भी विषय थे जो हम मापदंड तय किए थे एक पात्रता के लिए, उस मापदंड के अनुसार बहुत सारी महिलाएं, सभी प्रकार की महिलाएं भरती थी। कुछ स्वेच्छा से वो कटवा लिए हैं, इसलिए उसमें कमी आई है। और इसको और अच्छे से हम सत्यापित करने का जो काम कर रहे हैं, वो ये है कि ई-केवाईसी करवाए हैं। जितने लोगों का हो गया, उनके खाते में पैसा चला गया है। जिनके में नहीं हो पाया है, क्योंकि ई-केवाईसी करवाएंगे तो सत्यापित होगा तो सही चीज़ हमारे पास रहेंगे, सही चीज़ हमारे पास रहेंगे तो डायरेक्ट उनको लाभ मिलेगा। और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की खासकर ऐसी महिलाएं हैं जो ऑनलाइन नहीं कराई रहती हैं, केवाईसी नहीं करवाई रहती हैं, तो कई तरीके से प्रॉब्लम आते हैं। तो अगर ई-केवाईसी हो जाता है तो किसी चीज़ में परेशानियां नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और जो बचे हुए महिलाएं, मुझे लगता है अभी भी कुछ ई-केवाईसी करने के लिए बचे हुए, वो भी अगर हो जाते हैं तो उतनी सारी महिलाओं को फिर से महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। सिर्फ ई-केवाईसी थोड़े से अब एक साथ ये सॉफ्टवेयर नहीं ले पाता, हम क्या कहते हैं उसको, हाँ, वो सर्वर सर्वर पे जो लोड होता है, बहुत ज़्यादा होता हाँ, है। बढ़ जाता है। इसकी वजह से जल्दी भी नहीं हो पाता, तो आगे पीछे करके, लेकिन उनका पैसा रुकेगा नहीं। अगर 1 महीने 2 महीने के नहीं आए होंगे तो उनका पैसा रुकेगा नहीं। जितने महीने के पैसे उनके खाते में नहीं आ रहे, उनके उतने महीने के पैसे उनके खाते में चला जाएगा। आपने अभी पोर्टल खुलने का ज़िक्र किया। कई मौक़ों पर आप पहले भी कह चुकी हैं कि महतारी वंदन योजना का जो पोर्टल है वो वापस से खुलेगा, और ये सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब खुलेगा। तो आज ज़रा हमें बता दीजिए कि महतारी वंदन योजना का पोर्टल दोबारा आखिर कब खुलने जा रहा है? क्योंकि विभाग ने कोई तो तैयारियां पहले से कर रखी होंगी ना? देखिए, महतारी वंदन योजना का पोर्टल अवश्य खुलेगा। डेट निर्धारित तो मैं नहीं कर सकती कि इस डेट पे खुलेगा, लेकिन महिलाएं धैर्य रखें। और पोर्टल खुलेगा तो सिर्फ 2-4 लोगों के लिए नहीं, क्योंकि नई विवाहित महिलाएं भी आ रहे हैं। ज़्यादा संख्या में हम पोर्टल खोल के उन्हें महतारी वंदन योजना का लाभ देंगे। और यहीं तक नहीं, अभी बीच में पोर्टल खोले थे, वो भी बस्तर क्षेत्र के लिए। और बस्तर क्षेत्र के लिए जो नियत नेलानार गांव है, हमारा बस्तर क्षेत्र नक्सल मुक्त होने जा रहा है, तो वहाँ की महिलाओं को हम सशक्त करने के लिए कुछ आवेदन आए हैं, खोले थे कुछ समय के लिए, अब उनके खाते में भी पैसा जा रहा है। अब प्रदेश के लिए खोलना बाकी है, वो भी खुलेगा, थोड़ी धैर्य रखें, खुलेगा अवश्य। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार है, और विष्णुदेव साय जी के सुशासन में हर काम पूरा होगा। समय मत बताइए, अंतराल बता दीजिए कि 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल, मतलब कितना इंतज़ार? मैं इसी बात को कही, धैर्य रखिए, खुलेगा। चलिए ठीक है। महतारी वंदन योजना आप लोग की फ्लैगशिप योजना है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष और ख़ासकर जनता के कई लोग भी इस पे आरोप लगाते रहते हैं कि आखिर कब तक भाजपा इस तरीके से फ्री में पैसा बाँटेगी, क्योंकि ये जनता और का टैक्स का पैसा है और
अलग अलग राज्यों में, चाहे वो लाडली बहन योजना हो, चाहे महतारी वंदन योजना हो, भाजपा जो ये पैसा बांट रही है, इससे न सिर्फ सरकार पर बोझ बढ़ रहा है, बल्कि जनता के जो टैक्स का पैसा है वो भी लोगों को, एक वर्ग को फ्री में मिल जा रहा है। इस पर आपका क्या टेक है? आप इसे किस तरीके से देखती हैं? विपक्ष पहले ये नहीं सोचा कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई उससे पहले घोषणा किए थे कि हम महिलाओं को 500 रुपये देंगे। विपक्ष के मन में ये पहले से ख्याल नहीं आया। विपक्ष के मन में पहले ये ख्याल नहीं आया कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 2500 रुपये। पहले ख्याल नहीं आया। अब जब हमारी गवर्नमेंट है, इसी बात को अभी 2 दिन पहले आप, मुझे लगता है कल ही सदन में सुने होंगे, ईवीएम पे प्रश्न करने वाले अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रश्न कर रहे हैं। पहले ये वो नहीं सोचे क्या, जब वो जीतते थे, कि ईवीएम में कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जब सरकारें चेंज हो गई, जब बदलाव आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन अब वो क्यों कर रहे हैं? तो बात वही हो जा रही है यहाँ पे भी, कि अब ये प्रश्न क्यों? जब आपकी सरकार आई, आने से पहले आपने घोषणा किया, वो आपने सोचा नहीं कि हम 500 रुपये कहाँ से देंगे, टैक्स से देंगे या हम कहाँ से देंगे? ये तो हो गई विपक्ष की बात। आप हमें बताइए कि क्या इससे सरकार पर वाकई में कोई दबाव पड़ रहा है? क्या पैसा देने के लिए कहीं कोई प्रकार की जद्दोजहद या फंड की कोई कमी आपको महसूस होती है? देखिए, अगर फंड की कमी होती तो सरकार 2 महीने में ही महतारी वंदन योजना लॉन्च नहीं करती। 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना। समय सीमा हम बता नहीं रहे हैं, लेकिन फिर से पोर्टल खुलेगा, फिर से महिलाओं को हम लाभ देंगे। जी। हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत होंगी, लेकिन सरकार इसको अच्छे से मैनेज कर ले रही है। तो परेशानियां विपक्ष को क्यों? होनी ही नहीं चाहिए। हम अपने वादे के अनुरूप काम कर रहे हैं। अगर हम घोषणा पूरा ना करें तो भी इनके पेट में दर्द, हम घोषणा पूरा करें तो भी इनके पेट में दर्द। हम करें तो करें क्या? महिलाओं से अब चलते हैं बाल विकास की ओर। 2 साल सरकार को पूरे होने जा रहे हैं। बाल विकास के लिए आपने वो कौन सी योजनाएं तैयार की हैं और उसको धरातल पर उतारा है, जिससे छत्तीसगढ़ एक तरीके से और आगे अपनी ग्रोथ की दिशा में बढ़ रहा है? हम अपने बच्चों को, जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं पढ़ने के लिए, हम उन्हें समय रहते ही खेलकूद के माध्यम से हम उन्हें कैसे पूरी तरह से तैयार कर पाएँ। क्योंकि आपने भी ये पढ़ा होगा कि हम बच्चों का 3 वर्ष से 6 वर्ष का ही समय जो रहता है, जितना ज्ञान बच्चों के मन में भरेंगे, उतना ज्ञान उन्हें के जीवन को संवारने में काम आता है। तो वो काम के लिए हमने तैयारी कर दिए हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से जो औपचारिक शिक्षाएँ हैं, जो औपचारिक खेल-कूद के माध्यम से हो, या हम उन्हें रामायण की पाठ पढ़ा सकें, खेल-खेल के माध्यम से, हम कविताएँ सिखा सकें, संस्कार दे सकें, हर कुछ हम आंगनबाड़ी केंद्रों में ही उन्हें बता सिखा दें। ये काम करना हम जारी कर दिया है। अभी के समय में आप ये देखते हैं कि आधुनिक युग में हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं, ये भी एक चिंता करने का विषय है। हम मोबाइल तो देख रहे हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं? हम मोबाइल तो देख रहे हैं, लेकिन क्या सीख रहे हैं? ये भी एक चिंता। आज कानून का उल्लंघन करने वाले ज़्यादा बड़े लोग नहीं होते, मतलब आपराधिक ये गलत शब्द हो जाता है कम उम्र के बच्चों के लिए, लेकिन केस ज़्यादा आ रहे हैं। कारण क्या है? बच्चे भटक चुके हैं। अब बच्चों को सही स्थान पे लाने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, परिवारजनों की क्या जिम्मेदारी बनती है, शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी बनती है, ये तय करना पड़ेगा। हम अकेले पहल करें ये भी संभव नहीं है, संयुक्त पहल करें तब वो सार्थक होगा। तो इस दिशा में काम करना तैयारी कर दिए हैं कि हम बच्चों को ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान दें जो बच्चे आज 10 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल तक के,
जिसे हम बाल संप्रेक्षण गृह में जो बच्चे जो रहते हैं, हर प्रकार से गलत काम करके आए रहते हैं। हमें तय करना पड़ेगा, समाज को तय करना पड़ेगा कि जो पहले जो होता था, उदाहरण अगर दूँ तो अभी ठंडी के सीज़न में हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर मोबाइल हो जाता है तो हमें आग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आग तापना कोई ज़रूरी नहीं समझते हैं, लेकिन पहले परिवार समेटने का काम करता था। पहले हम एक जगह आग जलाते थे, मोबाइल नहीं था, उस समय की बात बता रही हूँ। हम आपस में वार्तालाप करते थे, कौन कल के डेट पे क्या काम करेगा, किसकी क्या ज़िम्मेदारी रहेगी, वो तय होती थी। लेकिन आज वो चीज़ तय नहीं हो रही है, क्योंकि हम दिशा भटक चुके हैं, हमारा परिवार बिखर चुका है। इसको संजोने की आवश्यकता है और किसी एक व्यक्ति से या एक विभाग से नहीं होने वाला है। सामूहिक जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी हमें। आंगनबाड़ी को लेकर आपने बहुत सारी बातें हमें बताई। अभी हाई कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है कि खासकर रायगढ़ और बिलासपुर के जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनकी स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदहाल है। चाहे मिड डे मील की बात कर ली जाए, चाहे फिर वो जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं उनकी तरफ से होने वाली जो गड़बड़ियों की बात कर ली जाए। आपका विभाग और खासकर आप पहले भी कई स्पष्ट और कठोर निर्देश दे चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके ऐसी क्यों खबरें निकलकर सामने आती है आंगनबाड़ी केंद्रों में मिड डे मील और बाकी चीज़ों को लेकर जो गड़बड़ी है उनकी? देखिए, लापरवाही मैं कहूँ तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की भी रहती है, कहीं न कहीं सुपरवाइज़र की भी रहती है, क्योंकि अगर सुपरवाइज़र सुपरविज़न करना छोड़ दे तो काम तो अव्यवस्था दिखेगी ही। तो मुझे लगता है अगर सुपरविज़न सही समय पे होते रहें, सब व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। विभाग की बात करूँ तो समय-समय पे जो हमारे डीपीओ हैं, डीपीओ के माध्यम से सभी सीडीपीओ का, सभी पर्यवेक्षकों का बैठक हो, तो ये विषय नहीं आएँगे। अब बैठक नहीं होने की वजह से बैठक होता होगा नो डाउट, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोढ़ियापन अभी भी देखने को मिलते होंगे, जो अपने क्षेत्र में नहीं जा पाते होंगे और क्षेत्र में नहीं जाने की वजह से सब कुछ अस्त-व्यस्त और दिखता इनका है। इलाज कैसे करेंगी आप? इनका इला देखिए, इनके इलाज के लिए अब मैं हर सेक्टर में तो जाना असंभव है। बस मैं विभागीय बैठक लेके समीक्षा कर सकती हूँ, निर्देश दे सकती हूँ। लेकिन इसको और बेहतर बनाना है तो स्वयं में, अगर हम अधिकारी हैं, हमें कोई दायित्व मिला है, तो हम अपने दायित्व को समझें पहले कि हमारा दायित्व क्या कहता है। हमारा, क्योंकि हम बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं सिर्फ सुपरवाइज़र के लिए नहीं बोलूँगी, ये मैं आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता कहे तो माँ, कार्यकर्ता मतलब माँ। 10 बच्चे, 20 बच्चे की माँ है वो। अगर इसमें भी गड़बड़ी आ रही है, तो उनके ममता पे प्रश्न उठता है। हम कोख से पैदा किए हुए बच्चों का परवरिश बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन वही अब शासकीय पे आ जाता है तो क्यों हम भ्रष्ट हो जाते हैं? क्वेश्चन ये है। तो जब तक हमारे अंदर ममता नहीं होगा, तब तक ये शिकायतें आएगी। जब हमारे अंदर ममता नाम आएगा, ममता झलकेंगे, भाव तभी आएगा। भाव आएगा, तो ये शिकायतें खत्म हो जाएँगी। तो वो लाने की आवश्यकता है हमें। सोशल मीडिया से आपका कैसा रिश्ता है? सोशल मीडिया आप यूज़ करती हैं, फ़ोन यूज़ करती हैं। अभी आपने बताया कि भई एक अलाव जला के बैठने से परिवार साथ आता था और अब के समय में सब मोबाइल आ चुका है, सारी चीज़ें। आपकी फैमिली में भी ये चीज़ चलता ही होगा। हम और आप सब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। आपका सोशल मीडिया वगैरह से कैसा नाता है? देखिए, अब ऐसे स्थान पे हैं कि कुछ जानकारी के लिए तो अब रखना पड़ता है। सोशल मीडिया से तो थोड़ा-सा जुड़ना तो पड़ेगा ही। जी। अब सोशल मीडिया से नहीं जुड़ेंगे तो जानकारी से काफ़ी दूर हो जाएँगे। हाँ। तो
जुड़ने के लिए तो कौन सा ऐप है जो सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं आप? एक तो यूट्यूब हाँ। समाचार के लिए, और कभी रास्ते का सफ़र ऐसा हो तो गुनगुनाने के लिए, और फेसबुक, जिससे अपडेट पता चल जाता है कहाँ कहाँ क्या है, उसके लिए। 2 साल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जो कुछ किया, आपने बहुत ही बखूबी तरीके से उसको बताया। आने वाले 3 सालों में आपका विभाग महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कुछ करने जा रहा है, इसका ज़रा आप हमें बता दीजिए कि आगे आने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ की महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, आने वाले 3 सालों में विभाग के माध्यम से, क्योंकि पहली बात तो सरकार आने के बाद पारदर्शिता लाने के लिए, जो पहले, अगर अब स्पष्ट ही आ जाती हूँ तो, जो विभाग में जो सामग्री आंगनबाड़ी केंद्रों तक जो सप्लाई होती है, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए जेम पोर्टल लाया गया। जेम पोर्टल के माध्यम से होता। दूसरी बात, हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारा विभाग लोन देता है। उस लोन के माध्यम से हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकें ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तीसरी बात, हम बच्चों को ऐसे संस्कारवान बनाएं, ऐसे शिक्षा दें खेलकूद के माध्यम से ही, ताकि वो जब दूसरे स्कूल में जाए तो उन्हें ये डर ना रहे, ये भय ना रहे कि हमें कुछ आता नहीं है। तो वहाँ पूरी औपचारिक जो शिक्षा होती है वो दें। इसके लिए काम तैयार, मतलब चालू है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका की लापरवाही जो अभी देखने को मिलती है कहीं कहीं, उसको दुरुस्त करने का काम हम करेंगे प्रशिक्षण के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी हमारे साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी, और आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। IBC 24 डिजिटल पर हम ऐसे ही आपसे मुलाकात करते रहें जब 5 साल पूरे होंगे, और आपसे ऐसे ही लेखा जोखा मांगते रहें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।